तो यहां Kn कैसे बढ़ा और यहां Vmax कैसे कम हुआ? ऐसे गई, ऐसे हुआ इनहिबिटर जोड़ने के बाद लाइन इस तरफ गई, तो ये कम कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क। और ये ज्यादा कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क। सोचिए। ठीक है, तो चलिए तो पहले एक माउस बना लेते हैं, चूहा बना लेते हैं। यहाँ पे अच्छा लग रहा है चूहा। सो दिस इज माउस। तो इम्यूनाइज्ड माउस, देखिए वही है, आपको रिकॉल करना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हाइब्रिड सेल टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सब कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट में दे दिया है। तो क्वेश्चंस की लेंथ देके आपको घबराना नहीं है। तो इसकी इम्यूनाइज्ड कर दिया, इम्यूनाइज्ड का मतलब है इसमें एंटीजन घुसेड़। माइक्रोब्स किस में चलिए ज्यादा होने चाहिए? सड़ी हुई जितनी चीज है वहां पे ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? वहीं पे पड़े हुए मिलेंगे। तो माइक्रोब जो है सबसे पहले सड़े हुए में होने चाहिए। सड़ा हुआ, सड़ चुका है, सीवेज वाटर, नाले का, नलकी का पानी। एवरीवन, ज्ञान शुरुआत क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं NII PhD एंट्रेंस एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम जो है वो आ रहा है। तो हम लोग जो है जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ निकाले हैं आप लोगों के लिए, तो एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आए हैं बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी में से। ये क्वेश्चन पेपर देखते हुए सैम्पल पेपर है और आई गेस प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग आइडिया लेंगे, तरीका ढूंढेंगे ताकि यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर, लाइक कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है हमें करने हैं। तो चलिए यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इंपॉर्टेंट हम जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन DNA रिपेयर का आ रहा है, वो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस का, वी विल डू इट। ओके, तो चलिए यहाँ से उठा लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। सो ग्लाइकोलाइसिस तो उन्होंने जो है सब कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो सब कुछ ही दे रखा है। जो बड़े बड़े जो लेंदी क्वेश्चन सब कुछ दे दिया है, एक्सपेरिमेंट पूरा दे दिया है। तो वो घबराना नहीं है आप लोगों को वो लेंदी क्वेश्चंस देखते हुए। तो वो कह रहे हैं कि डी ग्लूकोज है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और वो डी ग्लूकोज किस में है? कन्वर्ट हो रहा है पायरूवेट और ATP में से। ये क्वेश्चन में दे रखा है। सो पायरूवेट और ATP में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज ऑलरेडी गिवन। एंड देन दे आर सेइंग इन ऑर्डर टू स्टडी द मेटाबॉलिज्म देखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? एक प्रोब यूज कर रहे हैं, जो कि प्रोब है 2-deoxy डी ग्लूकोज। उन्होंने 2-DG को यूज किया एज अ प्रोब। अब वो कह रहे हैं जब इसको एज अ प्रोब यूज किया तो इनमें से जो ग्लाइकोलाइसिस में जो स्टेप्स हो रहे हैं भाई, अलग अलग क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? चीजें बन रही है, मॉलिक्यूल्स ही तो बन रहे हैं। तो कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा अगर हम ये इसको प्रोब के तौर पे डाल दे तो? ठीक। और ये जो है इट डजंट गेट प्रोसेस्ड, दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके, तो पहले वाला जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज है, सेकंड ऑप्शन इज ट्रायोसफॉस्फेट आइसोमेरेज, थर्ड ऑप्शन इज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंड लास्ट वन इज इनोलेज। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल हमको पता है कि सबसे पहले जो होता है कन्वर्जन ग्लूकोज का किस में होता है बताइए? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में होता है कि नहीं होता है? और वो कौन सा एंजाइम कर रहा है? कौन सा एंजाइम करता है? हेक्सोकाइनेज करता है कि नहीं करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। ATP और मैग्नीशियम आयंस, क्या वो ATP को यूज करता है हेक्सोकाइनेज? कौन कौन से रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है किसमें ATP यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, किसमें टूट रहा है ATP, किसमें नहीं टूट रहा है? क्या ग्लाइकोलाइसिस में GTP का कोई काम है? कहीं पे GTP यूज हो रहा है या GTP एक एनर्जी प्रोसेस में ये मॉलिक्यूल यूज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बेसिक चीज। सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो इसका आंसर जो वो A है हेक्सोकाइनेज ही है, पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाकी जो है
क्योंकि इसलिए है, जब ग्लूकोज ही नहीं मिला उसको सबस्ट्रेट, तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा भाई, हेक्सोकाइनेस को तो पहले ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज की बजाय उन्होंने क्या ले लिया, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ले लिया एज अ प्रो, तो उसको ग्लूकोज ही नहीं मिला। तो इसकी कहानी जो है वो गंभीर हो गई, ये गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट में अगर हम देखें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ये साइकिल ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज क्या कर रहा है। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज हमको पता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। पूरा नाम नहीं लिख रही हूं, जस्ट रिकॉल द साइकिल। सो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट, टीपीआई लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आइसोमेरेज। यस, नेक्स्ट इज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। भाई फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है किसमें, आइसोमर, उसी के आइसोमर में, और वो है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। सो दैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पीजीआई लिख लेते हैं इसे, पीजीआई चंडीगढ़ नहीं है ये। और इनोलेज जो है वो क्या बना रहा है, इनोलेज बनाता है क्या, वी नो दैट 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ना, इनोलेज, ये भी हमको पता है। और मैग्नीशियम और मैग्नीज आयंस वगैरह वगैरह यूज होते हैं। तो रिकॉल कहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, ध्यान दीजिए दोबारा से, साइकिल्स में जितनी भी मेटाबॉलिक पाथवेज आपको ये चीजें करनी है। कहाँ पे जीटीपी यूज हो रहा है, कितने एटीपी यूज होते हैं, कितने जीटीपी यूज होते हैं, ये एक एक चीज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, रिलेटेड टू लाइफ साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो ये कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और जीटीपी हैं, कौन से एंजाइम्स क्या कर रही है, आपको पता होने चाहिए। ठीक, ग्लूकोज 6 ओके। तो ये क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर्स आप सेल सिग्नलिंग पाथवेज में देख लीजिएगा, तो सेकेंडरी मैसेंजर्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, पूछ ही लेते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चन है ये, जीआरएफ के भी और यस गेट के भी, सारे ही जीआरएफ एग्जाम्स में और गेट वगैरह में भी आ रहे हैं। बेसिक वाले जो है, छोटे वाले मतलब 1-1 मार्क वाले, ये 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होने चाहिए सारे के सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो हमारी सेल सिग्नलिंग पाथवेज में आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर भी आप इजिली ढूंढ लेंगे। फिर यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन जो मेरे को दिख रहा है, बायोकेमिस्ट्री की कुछ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो चलिए वो समझ लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री वाले तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री के प्लॉट्स वगैरह वगैरह वगैरह, और इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस भी काफ़ी आ रखे हैं, तो ये दोनों मिलके बन रहे हैं। एज फार एज आई नो, दैट टाइम व्हेन आई रोट द क्वेश्चन and I gave the examinations, maximum questions are framed even from recombinant DNA technology. काफ़ी क्वेश्चंस रिकॉम्बिनेंट से भी आए थे, वेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एक क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, पेलो डायग्राम, एक एक्सपेरिमेंट हुआ और इनहिबिशन मैकेनिज्म देखा गया, एंजाइमेटिक काइनेटिक्स, everything is given in the absence of presence of inhibitor। फिर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बना लेते, जो कि दिया हुआ भी है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट उन्होंने बनाया। फ्रॉम द फिगर, और कह रहे हैं कि इस प्लॉट से आपको क्या पता लगेगा, कौन सा टाइप का ये इनहिबिशन, ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज अनकॉम्पिटिटिव, देन नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव, देन नॉन कॉम्पिटिटिव, देन नेक्स्ट इज नॉन ऑफ दिस। अरे भाई बिल्कुल देख के पता लग रहा है कौन सा है, तो ये दे रखा है। सो यहां दिस इज इनहिबिटर, यहां पे इनहिबिटर है, यहां पे इनहिबिटर नहीं है। दिस इज 1 बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। ठीक, बताइए कौन सा है। इज दिस लाइन विजिबल, रेड वाला, ये रेड वाला दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसे ब्लू से कर लेते हैं, यहाँ पे इनहिबिटर जहाँ पे है डॉटेड। So
this is clear cut uncompetitive inhibition, yes or no? Competitive inhibition, क्योंकि इसमें दोनों ही Km डिक्रीज्ड, Vmax डिक्रीज्ड। बताइए कहाँ पे Km है और कहाँ पे Vmax है, रिकॉल कीजिए ये वाले इनहिबिशन। और स्लोप क्या निकल के आता है, Km डिवाइडेड बाय Vmax, दिस इज द स्लोप। सो अगर ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता तो ग्राफ किस तरीके से जाता, इस तरीके से जाता नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। क्लियर कट ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, डॉटेड लाइन्स आर विजिबल, राइट। सो यहां पे इंटरसेप्ट पे देखिए, यहां पे आ रहा है Km, यहां पे ये चीज है, लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, फिर भी लिख देते हैं। और यहां पे नो इनहिबिटर रेड वाले पे, आई मीन इनहिबिटर, इधर इनहिबिटर है, यहां पे नो इनहिबिटर। तो दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव, कोई कंपटीशन नहीं हुआ। किस किस के बीच में कंपटीशन हो रहा है भाई, इनहिबिटर कहां पे अटैक करता है, कौन सी साइट पे अटैक करता है, कहां पे जुड़ता है, किसके लिए जुड़ता है, कहां पे, सबस्ट्रेट की कौन सी साइट, कोई स्पेसिफिक साइट है। कंपटीशन किस किस के बीच में ना, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में ना, क्योंकि उनको चिपकना है, किससे जुड़ना है, एंजाइम से जुड़ना है, यही तो है या कुछ और है। झगड़ा किस किस के बीच में हो रहा है, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब नहीं है, अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव के बीच में क्या, तो यहां पे दिस इज अनअफेक्टेड, लेकिन Vmax जो है आप देख सकते हैं Vmax कम हो गया है और Km इज अनअफेक्टेड, इंटरसेप्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर ये कॉम्पिटिटिव होता तो कॉम्पिटिटिव के केस में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव के केस में हो रही भाई ये, अगर इनहिबिटर होगा तो इस तरीके से कुछ कहानी जाने वाली है। तो यहां पे जो है Vmax अनअफेक्टेड है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, और Km जो है वो बढ़ गया है। अब आप मुझे बताइए कि ये लाइन देखिए, जब इनहिबिटर जोड़ा ऐसे हो गई, इस तरफ गई ये लाइन, तो Km कैसे बढ़ रहा है, यहां पे Km अनअफेक्टेड, ये तो समझ में आ रहा है अनअफेक्टेड है, Vmax यहां पे अनअफेक्टेड है, यहां पे इंटरसेप्ट यहां पे काट रहा है ना। सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहां Km कैसे बढ़ा और यहां Vmax कैसे कम हुआ, ऐसे गई, ऐसे हुआ इनहिबिटर जोड़ने के बाद लाइन इस तरफ गई, तो ये कम कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क, और ये ज्यादा कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क। सोचिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ग्राफ देख के बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी से ही रिलेटेड है, इसको रहने देते हैं। ओके, वो कह रहे हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट है रेस्पेक्टिवली, कौन से प्लॉट में, कौन से प्लॉट की बात कर रहे हैं आपकी बात, एक बात बताइए, एक ही बात है क्या, लाइन वीवर
बर्क प्लॉट और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट या कुछ और कहानी है, अलग अलग कहानी है इनकी। हेन्स प्लॉट का नाम सुना है। ये सारे जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जितने भी प्लॉट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। सो लाइन वीवर बर्क प्लॉट। तो वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स पे क्या आएंगे इस वाले प्लॉट में, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन है एक। तो चलिए ये बना लेते हैं, यही बनेगा। तो यहां पे हमको पता है दिस इज 1/, दिस एंड दिस इज सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, इन ब्रैकेट लिख रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ही तो होगा। और यहाँ पे दिस इज 1/km, और यहाँ पे आ रहा है 1/Vmax, एंड स्लोप जो निकल के आ रहा है, स्लोप इज Km/Vmax, ये हुआ स्लोप। तो ये हमने क्या बना लिया, कौन से वाला, लाइन वीवर बर्क प्लॉट बना लिया है। बताइए एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट मतलब लाइन जहां पे काट रही है, ये आ रहा है। एक्स एक्सिस पे ये काट रहा है, और वाई पे क्या काट रहा है, ये काट रहा है। बस यही आंसर है। तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट पे आ रहा है, ऑप्शन में भी दे रखा है, तो -1/Km, और वाई एक्सिस पे आ रहा है 1/Vmax, यही आंसर है। ए आंसर है इसका, ठीक है, सिंपल है। तो यहां से जो वैसे जो इक्वेशन निकल के आती है वो रिकॉल कीजिए, जो 1/V की अगर हमको वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी आ जाती है, 1Km/Vmax मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन प्लस 1/Vmax, यही तो है इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें। तो अगेन ये जो प्लॉट्स है एंजाइम काइनेटिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर करेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट, अगेन जितने भी प्लॉट्स हैं, जो भी टाइप का इनहिबिशन है वो आप देखेंगे, किसमें क्या क्या हो रहा है Vmax के साथ, और फॉर्मूला जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। जैसे कि बताइए कौन सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, गेट के क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट एक और अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी अगेन बायोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं एक एसिड है एस्पार्टिक एसिड, और उसके आयोनाइजेबल ग्रुप्स आए हैं इतने इतने इतने, ये 3 आयोनाइजेबल ग्रुप आए हैं, जो कि है पहला वाला है एस्पार्टिक एसिड उन्होंने दे दिया है, और 3 आयोनाइजेबल ग्रुप निकल के आ रहे हैं। पहले वाला है अल्फा NH2, दूसरा आ रहा है अल्फा CO2H ग्रुप, और तीसरा जो आयोनाइजेबल ग्रुप निकल के आया वो आया है बीटा CO2H ग्रुप। तो P के A वैल्यूज जो है इनकी दे दी है अलग अलग। सो P के A वैल्यू में इसमें आ रहा है 10, दिस इज 2, दिस इज 4। सो दीज आर द P के वैल्यूज एंड दे आर आस्किंग द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का क्वेश्चन है भाई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चंस। तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, सीधा सीधा हिसाब है, ज्यादा नहीं सोचना है, हमको पता है एवरेज निकालते हैं अलग 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 अलग। तो किस किस में बीच में देखते हैं, अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में तो हमको देखना है, कहानी तो इन्हीं के बीच में चल रही है। लेकिन यहाँ पे एसिड है, एसिड पहले से दे दिया, तो कौन से ग्रुप को हमको कंसिडर, किस तरफ जाना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस तरफ जाना चाहिए, एसिडिक है तो ये, और ये एसिडिक की तरफ। अमीन क्यों लेंगे हम यहाँ पे बताइए, अमीन ग्रुप को कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो 2 + 4 डिवाइडेड बाय
2, कितना आ गया आंसर? 3 आ गया, बस खत्म। सिंपल, कितना सिंपल था देखिए। अगर यहाँ पे वो बेस दे देते कोई, तो एसिड ना देते, कोई बेसिक दे देते तो, या कोई न्यूट्रल कंपाउंड दे देते तो क्या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल के आता? सिंपल। तो पीके वैल्यूज, मोलालिटी, मोलारिटी, पीएच, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स हैं बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट एक ऑर्गेनल जीनोम है, ये रहने देते हैं। फिर आ रहा है मायोग्लोबिन, एक न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? मायोग्लोबिन है, उसके पास 150 न्यूक्लियो अमीनो एसिड्स हैं। मायोग्लोबिन के पास 150 amino acids are there, so what will be the number of nucleotides in the open reading frame? Okay, so number of amino acids दे रखी है मायोग्लोबिन की, वो है 150, और हमको कैलकुलेट करना है न्यूक्लियोटाइड कितनी निकल के आएगी ओपन रीडिंग फ्रेम में, ORF में, किसके? mRNA के। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि नहीं है? बताइए, आप खुद ही बताइए। सो वी नो कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं को कितना कोडॉन चाहिए? एक कोडॉन कितने बनाता है? एक कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड, एंड कितनी न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाती है वो? 3 न्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल है इतना, बिल्कुल सिंपल। ओके, सो अगर एक अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड बना रही है, तो बताइए 150 कितनी बनाएगी? कितना सिंपल। सो 150 वुड बी इक्वल टू 150 इंटू 3, सो दैट कम्स कितना न्यूक्लियोटाइड्स, कितने बेसिस? 450 बेसिस। ये बात हो रही है यहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम की, ओपन रीडिंग फ्रेम की। अगर ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं होता, खाली mRNA पूछ रहे होते, तो क्या आप स्टॉप कोडॉन भी कंसीडर करते? अगर ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं होता, अगर वो पूछते कि mRNA में कितना है, बेसिस कितने निकल के आए, न्यूक्लियोटाइड्स कितने निकल के आए, तो स्टॉप कोडॉन भी कंसीडर होता है कि नहीं होता है? और कितने आते स्टॉप कोडॉन? कितने आ जाते न्यूक्लियोटाइड्स वहां से? सो ये अगेन जैम के क्वेश्चंस भी है, इजी है, बड़ा इजी था ये भी। अब एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, जेनेटिक्स। तो दे आर सेइंग कि एक माउस है और सी जो है, सी अगर जीन प्रेजेंट है तो वो जो है कलर देगी, कोड कलर होगा माउस का अगाउटी, और अगर जो है उसमें म्यूटेशन है तो CY है, म्यूटेशन, येलो इज रिप्रेजेंट, दिस इज म्यूटेशन, सो लेट्स से दिस इज म्यूटेशन, म्यूटेंट है ये, तो ये कलर देगा येलो बाय डिफॉल्ट, कोड कलर। सो दीज आर जीन्स, और ये जो है कोड कलर है माउस के, है ना। गाउटी एग्जैक्टली कलर कौन सा होता है विजिबल, कौन सा होता है? सो एंड म्यूटेशन जो है ये, वो कह रहे हैं ये वाला जो म्यूटेशन है ये रिसेसिव लीथल एलील है, रिसेसिव लीथल एलील है, लेकिन डोमिनेंट है कोड कलर को लेते हुए, बट इट इज डोमिनेंट इन नेचर। ओके, तो अगर क्रॉस कराए, क्वेश्चन में कह रहे हैं क्रॉस कराए किस किस के बीच में? C और CY और C और CY। इसको लिख लेते हैं रेड से, है ना। बताइए रेड से लिखे कि ब्लू से लिखे? रेड से लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? ओके, CC
सी, ये निकल के आ रहा है भाई। क्लियर है इतना? बस कितना आसान है, बताइए क्या आने वाला है। तो ये वाला क्या होगा, इसका कोड कलर क्या आने वाला है, अगाउटी। ये दोनों क्या आने वाले हैं, येलो, यस और नो। और इधर वाला जो क्या आएगा, ये तो मर गया। सो 25% अगाउटी, 50% येलो और 25% डाइस। आया इतना समझ में? कैसे आया समझ में, बताइए कितना। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था। अगर सी जीन मौजूद है तो अगाउटी कलर आना था, ये वाला म्यूटेंट आना था। तो म्यूटेंट जो है डोमिनेंट इन नेचर दे रखा है, तो अगर ये वाली एक जीन भी आ गई तो डोमिनेट कर गई कि नहीं करगी, सप्रेस कर गई, करगी ना। इसलिए जो कलर है वो अगाउटी ना तो येलो आ गया। और अगर रिसेसिव कंडीशन में है, अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो मर जाएगा। लीथल दे रखा, लिथैलिटी है, लीथल है। एलील जो है वो लीथल है, जीन जो है वो डोमिनेंट है। बस यही है। तो इसका ऑप्शन आपको मिल गया, उसका आंसर आपको मिल गया, कर देंगे आप। फिर नेक्स्ट है एसडीएस। इलेक्ट्रोफोरेस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा कि एसडीएस का क्या रोल होता है, स्टैकिंग में कौन सी चीजें मदद करती है, बफर्स क्या होते हैं, रिजॉल्विंग जेल क्या होती है, स्टैकिंग जेल क्या होती है। एक बार आप एसडीएस पेज तो देख लीजिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का है, बायोटेक के है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एसडीएस पेज। और इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जो अलग अलग थोड़े बहुत जो आ रहे हैं और भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की ना, वो भी 2D वगैरह। फिर टीसीए साइकिल है, जितनी भी मेटाबॉलिक साइकिल्स है आप उसमें एटीपी, जीटीपी, NADPH, NADH जो भी वगैरह वगैरह कितने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं साइकिल्स के, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये जरूर कर लीजिएगा। ये साथ साथ मैं चीजें आपको बताती जा रही हूं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी एग्जाम्स के लिए लगभग। फिर एक डाइसैक्राइड रिलेटेड है, ये छोड़ देते, ये भी आप कर देंगे। एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ये काफी सिंपल था, कॉमन सेंस था, कॉमन सेंस को तो उठा लें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो कह रहे हैं 3 सैंपल लिए ABC, तीन सैंपल लिए ABC और अलग अलग चीजें देखी। तो सैंपल A, B और C लिए और उनका क्या दे रखा है, pH दे रखा है, क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कंटेंट दे रखा है और माइक्रोब्स दे रखे हैं भाई। और वो कह रहे कि इन तीनों सैंपल में से कौन सा सी वाटर है, कौन सा रेन वाटर है और कौन सा जो है सीवेज वाटर है, सड़ा हुआ सीवेज, सड़न गलन वाला। पीएच पे फोकस नहीं करना, पीएच पे को छोड़ देना। चलिए कॉमन सेंस लगाते, क्लोराइड जो है किस में ज्यादा आना चाहिए बताइए, इन तीनों में से, रेन वाटर, सी वाटर या सीवेज वाटर में से। नमक किस में ज्यादा होता है, किस में ज्यादा होता है, सी वाटर में होता है कि नहीं होता है, बस का ठीक है। तो हाई जिसमें होगा क्लोराइड वो आपको वहां से मिल जाएगा और क्लियर कट वो दे रखा है कि सैंपल ए में जो है वो क्लोराइड ज्यादा है। ऑक्सीजन किस में ज्यादा होना चाहिए, माइक्रोब्स किस में चली ज्यादा होने चाहिए, सड़ी हुई जितनी चीज है वहां पे ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वहीं पे पड़े हुए मिलेंगे। तो माइक्रोब्स जो है वो सबसे पहले सड़े हुए में होने चाहिए, सड़ा हुआ, सड़ चुका है, सीवेज वाटर, नाले का, नलकी का पानी, नाली का पानी। और रेन वाटर कंपैरेटिवली देखें तो दोनों से ना उसमें ज्यादा क्लोराइड आयंस पाए जाएंगे ना कुछ ज्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, है ना, लेकिन ऑक्सीजन अच्छे लेवल का होगा। तो यहाँ और सी वाटर में भी ऑक्सीजन खुश रहेंगे, यहाँ पे जितने भी प्राणी है खुश रहेंगे, सी वाटर में, रेन वाटर में फ्रेश है ना। सीवेज में कहाँ ऑक्सीजन इतना होगा, लेकिन माइक्रोब्स बहुत ही ज्यादा होंगे, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, गंदे वाले। तो सिंपल है, तो जिसमें क्लोराइड ज्यादा है वो सी वाटर है
और जिसमें माइक्रोब्स ज़्यादा है वो सीवेज आ गया निकल के, और सैंपल बी में दोनों ना के बराबर है, क्लोराइड और माइक्रोब्स, ऑक्सीजन अच्छा है और पीएच भी जो है वो एवरेज 5.5 है, ठीक ठाक है। बस आंसर मिल गया आपको। फिर ये वाले क्वेश्चन आप कर देंगे। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, इम्यूनोलॉजी का है, बाकी तो बेसिक क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाला एक क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं ये भी। ओके, सो वो कह रहे हैं एक जो है जॉर्ज एक लड़का है या फिर एक साइंटिस्ट है, मान के चले तो एक नाम दे दिया। तो उन्होंने कहा जॉर्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ही फ्यूज स्प्लीन सेल्स ऑफ माउस को कैंसरस माइलोमा सेल्स से किया ऑफ बी ऑरिजिन विच लैग्ड दिस। ओके, चलिए तो पहले एक माउस बना लेते हैं, चूहा बना लेते हैं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है चूहा। सो दिस इज माउस। तो इम्यूनाइज्ड माउस, देखिए वही है, आपको रिकॉल करना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल सब कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट में दे दिया है। तो क्वेश्चंस की लेंथ देके आपको घबराना नहीं है। तो इसको इम्यूनाइज्ड कर दिया, इम्यूनाइज्ड का मतलब है इसमें एंटीजन घुसेड़ दिया है, ये इम्यून हो गया है, और फिर क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स निकाल रहे हैं, यानी कि हमको जो प्राप्त होगी है क्या हो गई है, एंटीबॉडीज मिल गई है इससे, एंटीबॉडीज वी गेट इम्यूनाइज्ड माउस। तो उसको फ्यूज कर रहे हैं किससे, मायोलोमा सेल्स से। मायोलोमा सेल्स मतलब कैंसरस सेल्स से फ्यूज कर रहे हैं, और हमको पता है कि इनमें जो है मायोलोमा सेल्स में क्या नहीं होता, स्प्लीन से निकाला गया है ना, मायोलोमा क्या नहीं होता वो भी दे रखा है, वैसे तुमको पता है, सारा प्रोसेस पता है ना। तो क्या नहीं होता मायोलोमा सेल्स में, दीज आर, नाम भी पूरा पूरा दे रखा है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। एचजीपीआरटी लिख लेते हैं, एचजीपीआरटी नेगेटिव होते हैं ये वी नो दैट। तो ये किया एक। फिर वो कह रहे हैं कि जॉर्ज ने एक और चीज की, इसको कंपेयर करने के लिए कंट्रोल में उसने क्या देखा, क्या किया, जॉर्ज ने फ्यूज कर दिया बी सेल्स को आपस में, कंपेयर करने के लिए बी सेल्स को फ्यूज कर दिया, और माइलोमा सेल्स को माइलोमा से फ्यूज कर दिया। तो दीज आर फ्यूज्ड स्प्लीन सेल्स, दे हैवंट गिवन बी सेल्स, दे आर सेइंग, ये कह रहे हैं कि फ्यूज्ड बी स्प्लीन सेल्स है। और ये फ्यूज्ड मायोलोमा सेल्स है। ओके, किया। फिर फ्यूजन के बाद क्या हुआ, उन्होंने ग्रो किया किसमें, एच हैट मीडियम में, ये भी हमको पता है। और क्या क्या होता है इसमें, अमीनोप्टेरिन होता है, हाइपोजेंथिन होता है, थाइमिडिन होता है, हैट मीडियम कहते हैं इसको। एंड ये भी दे रखा है, देखिए सब कुछ दे दिया कि अमीनोप्टेरिन जो है वो इनहिबिट करता है किसको, कौन से पाथवे को, डी नोवो पाथवे को कहानी थी। सो डी नोवो पाथवे यानी कि जो कि मदद कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड को बनाने में। तो अगर अमीनोप्टेरिन प्रेजेंट है तो डी नोवो पाथवे नहीं होगा, बिकॉज ये इनहिबिट कर रहा है इस पाथवे को, तो न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगी। यानी कि जिन सेल्स के पास में ये क्या अमीनोप्टेरिन जिन सेल्स पे आ रहा है, मतलब जहां पे मौजूद है, तो वो न्यूक्लियोटाइड नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हाइपोजेंथिन और थाइमिडिन है गलती से, तो क्या बन जाएगा, क्या ये पाथवे जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और कौन सा पाथवे को यूटिलाइज कर लेते हैं, वो साल्वेज पाथवे। कैन यू रिकॉल द एंटायर मैकेनिज्म, याद आ गया सब, याद कीजिए सारा आंसर। ये तो सब कुछ उन्होंने दे दिया, पूरा ही दे दिया मेथड। और सिंपल है, पहले वाला जो ऑप्शन है, तो कह रहे हैं इनमें से जो है ग्रोइंग सेल्स जो है फ्यूजन के बाद सिर्फ किस में मिली, इन विच जिसमें स्प्लीन और माइलोमा सेल्स फ्यूज्ड थी।
ये भी दे दिया, कंक्लूजन भी दे दिया। तो माइलोमा यानी कि हाइब्रिडोमा सेल्स इन शॉर्ट प्लस स्प्लीन सेल्स ही ग्रो करी, और इनको हमको पता है हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं। क्यों करी? पहला ऑप्शन कह रहा है कि माइलोमा जो है कैंसरस जो उनकी लिमिटेड लाइफ स्पैन है भाई। नेक्स्ट है स्प्लीन सेल्स कांट यूटिलाइज थायमिडिन हाइपोक्सांथिन टू सिंथेसाइज डीएनए, तो गलत ही है। स्प्लीन सेल्स तो यूज कर लेगी कि नहीं कर लेगी, क्योंकि क्या स्प्लीन सेल्स में एचजीपीआरटी है? बी सेल्स या फ्यूज्ड बी सेल्स या अनफ्यूज्ड बी सेल्स या स्प्लीन सेल्स, क्या उनमें ये है? क्या वो यूज कर लेगी, कर लेती है कि नहीं कर लेती है? याद कर रहे हैं आप? माइलोमा सेल्स डू नॉट डाई इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनोप्टेरिन, नो अमीनोप्टेरिन अगर है तो डी नोवो पाथवे नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, तो एंड समहाउ these cells will die. So last option is the right answer which says fused वाली जो है माइलोमा और स्प्लीन सेल्स वाली वो यूज कर लेगी क्या? ग्रो कर जाएगी HAT मीडियम में। क्यों? क्योंकि माइलोमा सेल्स जो है उनके पास में HGPRT नहीं है, तो अमीनोप्टेरिन जब ग्रो किया इस मीडियम में तो वो मर जाती अगर नेगेटिव थी तो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स डाई बिकॉज दे लैक दिस HGPRT, तो अनफ्यूज्ड वाली डाई, बट फ्यूज्ड वाली स्प्लीन सेल्स सर्वाइव एंड इवन अनफ्यूज्ड सर्वाइव। फ्यूज्ड यहां ली थी, ये तो मरेगी, लेकिन ये वाली सर्वाइव कर जाएगी, बट कुछ टाइम के बाद फ्यूज्ड वाली जो स्प्लीन सेल्स है ये भी मर जाएगी, क्योंकि इमॉर्टल नहीं होती माइलोमा यानी कि कैंसरस सेल्स की तरह, तो ये तब भी मरी जानी थी। तो हाइब्रिड वाली जो है जिसमें दोनों है माइलोमा कैंसरस और स्प्लीन सेल्स, जिनको हम हाइब्रिडोमा सेल्स कह रहे हैं, वो इस मीडियम में ग्रो करेंगे। और स्प्लीन सेल्स के पास क्या HGPRT है? तो इसका आंसर डी है। तो ओके, हमने मेन क्वेश्चंस जो वो कर लिए हैं। सो बाकी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, और क्वेश्चन जो है हर तरीके के आएंगे, सिंपल, थोड़े से टफ एज इन आपको देखिए टफ वाले इस तरीके से, ऐसे ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करते हुए, तो पेपर बढ़िया जाएगा। आप बस एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कीजिएगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत ही बढ़िया होगा आपका एग्जाम। शेयर कीजिए हमारे साथ। गुड न्यूज़।